नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली थी। विषय यह है कि यदि दवाई जो है अगर वह खरीदी जाती है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद या फिर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी के चलते, लेकिन जिस तरीके से नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर दवाइयों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की जा रही है, एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। क्योंकि ये दवाई यदि किसी की जीवन दायिनी होती है तो यह प्राणघातक भी होती है। तो एक चीज का दो अलग अलग स्वरूप है, यदि पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। और इसी को चलते यहाँ पर मृत्युंजय फाउंडेशन और साथ ही साथ ग्रीन क्रॉस फाउंडेशन, दोनों एनजीओ ने कई एनजीओ के साथ हाथ मिलाकर प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और साथ ही साथ इनका यह कहना है कि यदि नियम जो बना हुआ है 1940, जो औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायदा नियम 1940 जो है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, चूंकि कई वेबसाइट बताया आपने, कुछ 5-7 वेबसाइट आपके इस प्रेस नोट में सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए कि जो विषय आपने यहाँ पे रखा हुआ है, कुल मिलाकर ऑनलाइन जो मेडिकल की दवाइयों की जो खरीद फरोख्त होती है, उसको लेकर आपका आक्षेप है। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स जो महाराष्ट्र स्टेट में जो जिनके सर्वर थे, वो वेबसाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद की है, ऐसा एफडीए का कहना है। लेकिन एफडीए का इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स, अभी हम लोगों ने 7 रिप्रेजेंटेटिव वेबसाइट्स आपके पास दिए, इसका सब कुछ शुरू है। इसके साथ साथ ही अगर आपने गूगल प्ले पे जाके अगर देखा तो ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मेडिसिन के बहुत सारे शुरू है। इसमें आंसर प्रशासन के पास से ये मिल रहा है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स बाहर के स्टेट से, कुछ वेबसाइट यूएस से, कुछ वेबसाइट बाहर की कंट्री से। लेकिन इसमें एक बात प्रशासन ने अभी तक नहीं की है, वो जानबूझकर नहीं की है, इसके पीछे का रीजन प्रशासन को ही मालूम है कि इसमें 3 एक्ट है। एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो आप बोल रहे हो वो है, इसमें नारकोटिक एक्ट्स भी है एंड इसमें साइबर लॉ भी है। अभी अगर हम लोग अगर कुछ साइबर, एक ऑनलाइन मेडिसिन, अगर ऑनलाइन मेडिसिन है, ये गलत बात हो रही है, ये कायदे में, किसी कायदे में नहीं है, इसका मतलब ये साइबर एक्ट में भी गुनाह होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें प्रशासन को ध्यान में क्यों नहीं आ रही है? एफडीए ने उठा के वो साइबर एक्ट के तहत पुलिस के पास दे दो ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो। और बिना एफडीए के पुलिस भी इसमें दखलंदाजी नहीं कर रही है। नारकोटिक डिपार्टमेंट के पास हम लोग पुलिस के जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एफडीए ने एफआईआर फाइल करना चाहिए। अगर एफडीए को दिख रहा है कि इसमें नशेखोरी हो रही है तो एफडीए जाके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन दे दे। अगर एफडीए को पता है कि इसमें साइबर एक्ट है, ऑनलाइन है, वेबसाइट हम लोगों के बस की बात नहीं है, तो एफडीए जाके साइबर एक्ट में वो गुना दाखिल करे। और साइबर एक्ट में अगर एक बार क्राइम रजिस्टर होता है तो साइबर वाला यूएस का भी वेबसाइट बंद कर सकता है इंडिया में। यानी कि ये जो 7 वेबसाइट है, इसमें से कितने विदेशी हैं? इसमें से ये सभी इंडियन वेबसाइट है, विदेशी को है। बिल्कुल, हमारे हाथ में ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 7 ऐसे वेबसाइट हैं, चाहे इसमें mchemist.com हो या netmeds.com हो, merapharmacy.com हो या medi.com हो, buydrugs.in और premier rxdrugs.com, इसके साथ साथ medshopexpress.com के साथ साथ अन्य ऐसे कुकुरमुत्तों की भांति कई वेबसाइट हैं जो इस समय मुसीबत का सबब बन चुकी है आज के युवा पीढ़ियों के लिए। क्योंकि स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, डिस्कोथेक में जाने वाले वो आज की युवा पीढ़ियां ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, ज़्यादा ड्रॉप लेती है। और हमने नारकोटिक्स के अमली पदार्थों का सेवन तो नारकोटिक्स के अंतर्गत आता ही है, लेकिन यदि ऑनलाइन हम कोई मेडिसिन गैरकानूनी तरीके से खरीदते हैं तो उसमें साइबर सेल की भूमिका आती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की भूमिका आती है, एफडीए की भूमिका आती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, यदि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई शिकायत लेकर जाए तो बिना एफडीए के इन्वॉल्वमेंट के पुलिस स्टेशन इसमें हाथ नहीं लगाता। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? अतुल आहेर। अतुल, ये बताइए, जो भी बातें, जो भी विषय लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो ये काबिले तारीफ कही जा सकती है, लेकिन कितना सक्सेस हो पाएंगे आप लोग अपने इस आंदोलन में?
नहीं, सक्सेस तो हम होने वाली है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा हमने अभी रखा है, ये मुद्दा सबके जो आज नौजवान है, नौजवानों को लेके हमने ये मुद्दा रखा है। और ये जो अगर बंद नहीं हुआ है तो ये भविष्य में बहुत हानिकारक है। नौजवान इससे बिगड़ सकते हैं, नशे का प्रमाण बढ़ सकता है और इससे गुनहगारी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है, चूंकि युवा पीढ़ी को देश का भविष्य कहा जाता है और यही युवा पीढ़ी के खून में जो गर्मी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं से खत्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नशे के चलते। उनके खून में, उनके कतरे कतरे में नशा भर चुका है और यही कारण है। बॉम्बे हाईकोर्ट का आप कुछ बता रहे थे, ऑर्डर है, आप मुझे बताएंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्रोफेसर पाटिल करके है मुंबई से, उन्होंने एक रिट पिटिशन दाखिल किया हुआ था। उनके एडवोकेट है वल्लरी करके, वल्लरी जठार करके, उन्होंने एक रिट पिटिशन दाखिल किया था। उस रिट पिटिशन के हिसाब से कोर्ट ने जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है, वो 1940 एक्ट पढ़ के उस हिसाब से हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को या पूरे देश में राज्य सरकार को एक अपील किया था कि ऐसे जो वेबसाइट चालू है, जो इसमें इन्वॉल्व है, सब वेबसाइट पे कार्रवाई की जाए। 2 महीने में उसका रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने लाया जाए। उस हिसाब से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को एक निवेदन भेजा है। एक निवेदन भेज के या इंटीमेट करके बताया गया है कि जो वेबसाइट्स ऐसे चालू है उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए, सब वेबसाइट्स बंद किया जाए। और ये जो इस ऑर्डर को आके कितना दिन हुआ? ये मेरे ख्याल से 29 अक्टूबर का एक ऑर्डर है कोर्ट का, 2015। ये उसके बाद रिपीट एक ऑर्डर कोर्ट ने दिया है 29 नवंबर समथिंग, और उसके बाद ड्रग कंट्रोलर का ऑर्डर आया है 29 दिसंबर। मतलब कोर्ट 3 महीने चिल्ला के 3 महीने के बाद ये सरकार का आदमी ऊपर से नीचे लेटर भेज रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था न्यायपालिका की है और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास होता है। यदि न्यायपालिका न रहे तो इंसान का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा यहाँ के इस पूरे वातावरण और पूरे इनके वाक़े को सुनने के बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यदि कोई फेयरनेस क्रीम कंपनी है और वो दावा करती है कि उसका क्रीम लगाने से आपके चेहरे गोरे हो जाएंगे, तो ये गैर कानूनी है। यदि कोई कंपनी एश्योरेंस देती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल यदि करेंगे तो उसका असर होगा ही होगा, ये भी गैर कानूनी है। और यही जो FDA है वो इसी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराती है। लेकिन जब कई NGO मिलकर FDA कमिश्नर हर्षदीप कांबले साहब से मिलते हैं तो इन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया जाता है कि इसके लिए कमेटी गठित की गई है और इसका जो अहवाल है वो हम 3 महीने में पेश करेंगे। आपसे मैडम जानना चाहेंगे आपका नाम? सुप्रिया किनिंगे। आप बताइए मुझे कि जिन चीज़ों को लेकर आप लोगों ने ये मांगे रखी हैं, आज के कॉलेज में पढ़ने वाली आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से नशे की गर्त में जा रही है, ये आप बताइए। आजकल अभी ऑनलाइन पे सब आ रहा है, तो ऑनलाइन पे दवाइयाँ भी मंगाई जा रही है। तो आजकल की युवा पीढ़ी नशे की दवाइयाँ भी ऑनलाइन से मंगा रही है और इस तरह से ऑनलाइन से मंगा कर वो उसका नशा कर रही है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि अभी ये ऑनलाइन से जो दवाइयाँ मंगाई जा रही है वो बंद हो। जो वेबसाइट है वहाँ से जो मंगाई। और एक युवा, आप इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाना चाहोगे? एंड तक। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आपकी लड़ाई जो है उसमें आपको कामयाबी मिले। बहरहाल ये हमारी जो कोशिश है, हमारी इस कोशिश सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुंचानी है। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हमारा मकसद है जो खबर पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक ले जाना। बहरहाल हमारे आज के इस सफ़र में हमारे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे कि किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए मुझे राजेंद्र पवार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं।
कि इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।